तो वर्ड है जॉइंट वेंचर, नाम से ही पता चल रहा है, जब मिलजुल कर काम करते हैं तो उन्हें बोलते हैं जॉइंट वेंचर। थर्ड पार्टी कमर्शियल ऑपरेशन, जो एस्टैब्लिश किया है दो या दो से ज्यादा फर्म्स ने मिलकर परस्यू करने के लिए किसी पर्टिकुलर मार्केट को, रिसोर्स सप्लाई को, या किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, कहते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्रिएट और ऑपरेट किया जाता है ताकि दोनों ओनर्स को बेनिफिट मिल जाए। जैसे मारुति प्लस सुजुकी, मारुति सुजुकी, हीरो प्लस होंडा, हीरो होंडा। तो ये सब जॉइंट वेंचर्स हैं। मारुति सुजुकी तो है, हीरो होंडा तो समाप्त हो गया अब। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जो फर्म लंबे समय के दौरान अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहती है, चाहे वो कंपेटिटिव पोजीशन को हासिल करना हो, प्रॉफिटेबिलिटी को हासिल करना हो, हाई रिटर्न हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, टेक्नोलॉजी लीडरशिप हो, प्रोडक्टिविटी हो, एम्प्लॉय रिलेशन डेवलपमेंट या पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो लंबे समय के दौरान जो हमारा उद्देश्य होता है, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं आगे बढ़कर, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। फिर वर्ड है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने नए कस्टमर्स का एक ग्रुप तैयार कर लेना जो पहले नहीं था, उसे बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। अपनी सेल्स को बढ़ाना, ऑफर करते हुए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए कस्टमर्स के बीच में, अपने प्रोडक्ट को नए कस्टमर्स के बीच में सेल करने की जो जो पर वो होता है उद्देश्य। और जब हमारे नए कस्टमर डेवलप हो जाते हैं तो हम कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट हो गया, नए कस्टमर्स डेवलप हो गए। क्योंकि फिर बात आती है मार्केट एंट्री। जब हम लॉन्च करते हैं नए प्रोडक्ट को नई या एग्जिस्टिंग मार्केट में, तो उसे मार्केट एंट्री कहते हैं। अलग तरह की स्ट्रेटेजी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट अर्ली आया कि लेटेंट बाद में आया मार्केट के अंदर। असल में जो सबसे पहला एंट्रेंट होता है उसे तो ऑटोमेटिक एडवांटेज होती है, क्योंकि सब लोग नई चीजों को एक बार इस्तेमाल करके तो देखना ही चाहते हैं। हालांकि जो लेटर एंट्रेंट होते हैं उन्हें अपना गुड्स न केवल सस्ता बल्कि बेहतर भी दिखाना होता है जो एग्जिस्टिंग बेच रहे हैं उनके मुकाबले। तो इसीलिए इस बात से बहुत फर्क पड़ जाता है कि मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा, कि हमारा गुड्स जल्दी आया, सबसे पहले आया, या बाद में आया। फिर बात आई मार्केट लीडर की। मार्केट लीडर का मतलब जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। 1 करोड़ कस्टमर्स है यदि किसी चीज के, और पता चला 60% तो एक ही व्यक्ति, एक ही सेलर के पास है, तो हम कहेंगे वो मार्केट लीडर है। तो मार्केट लीडर का मतलब कंपनी जिसका कंट्रोल हो एक मार्केट पर। फिर वर्ड है मार्केट पोजीशनिंग। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो कि पोजीशन करती है बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विस को अपने कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ, कंज्यूमर्स के माइंड में कहलाता है मार्केट पोजीशनिंग। यानी कि पहले ए प्रोडक्ट बिक रहा था, बहुत साल से बिक रहा था, फिर बी प्रोडक्ट मार्केट में आया और उस प्रोडक्ट ने कस्टमर्स के माइंड में एक जगह बना ली कि ये भी एक ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है, ये नहीं तो ये सही, ए नहीं तो बी सही, तो उसे बोलते हैं कि उसने मार्केट में अपनी पोजीशन बना ली। मार्केट रिसर्च जो सिस्टमेटिकली गैदर करना और रिकॉर्डिंग और एनालिसिस होती है सारी डाटा का, प्रॉब्लम्स का, जो मार्केटिंग से संबंधित है, कहलाता है मार्केटिंग रिसर्च। यानी कि मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स को लेकर रिसर्च करना मार्केटिंग रिसर्च कहलाता है। मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है हिस्सों में बांट देना। जब हम अपने कस्टमर्स को किसी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर बांट कर देखते हैं, ताकि ऐसे केस में हर तरह के कस्टमर्स के लिए अलग एडवर्टाइजिंग, अलग प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई जाए, तो हम उसे बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। तो वहां जैसी कंज्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक, उसके हिसाब से ही उसके लिए एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, और उसके हिसाब से उसका प्रोडक्ट, तो कहलाता है मार्केट सेगमेंटेशन। फिर वर्ड आया मार्केट शेयर। टोटल बायर्स में से आपके पास जितने बायर्स होते हैं वही कहलाता है आपका मार्केट शेयर। टोटल 1 करोड़ कंज्यूमर्स हैं, जिसमें से 20 लाख आपके पास है, तो आपका मार्केट शेयर 20% हो गया। तो मार्केट शेयर को डिफाइन कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑल सेल्स विच आर हेल्ड बाय कंपनी। मार्केट टारगेटिंग, मार्केट टारगेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम
हर मार्केट सेगमेंट को इवेल्युएट करते हैं और जो हमारे लिए सबसे अट्रैक्टिव होता है फिर उसे सेलेक्ट करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट लाइन में हम डीपली एंटर कर जाते हैं। तो हमने कर दी मार्केट टारगेटिंग। फिर वर्ड आया मार्केटिंग का। मार्केटिंग एक तरह की साइंस है, एक तरह की आर्ट भी है, जिसमें हम एक्सप्लोर, क्रिएट और डिलीवर करते हैं वैल्यू, ताकि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो सके और हम भी प्रॉफिट बना सकें। मार्केटिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर की अनफुलफिल्ड नीड्स और डिजायर्स क्या हैं। ये डिफाइन करता है, मेजर और क्वांटिफाई करता है आइडेंटिफाइड मार्केट का साइज और उसका प्रॉफिट पोटेंशियल। मार्केटिंग पिन पॉइंट करता है कौन सा सेगमेंट कंपनी का ऐसा है जो बेस्ट सर्व कर सकता है अपने डिजाइन और प्रमोट कर सकता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अप्रोप्रिएटली, कहलाता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का मतलब केवल एडवर्टाइजिंग या सेल नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब ये भी होता है कि हम ये देखें कि हमारे कस्टमर्स की एग्जिस्टिंग डिमांड क्या है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उनकी कौन सी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, उसके हिसाब से फिर अपने प्रोडक्ट में चेंज कर कर उन्हें जब हम उनके सामने पेश करते हैं, ताकि ऐसे केस में वे हमारे प्रोडक्ट को देखकर यूज करके सेटिस्फाई हो सकें और हमें भी प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मार्केटिंग, और ये एक साइंस भी है और ये कला भी है। वर्ड है मार्केटिंग मिक्स। जब हम वर्ड मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब एलिमेंट्स ऑफ मार्केट से होता है। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है फर्म के सारे मार्केटिंग के एलिमेंट्स, और ये कहा जाता है मार्केटिंग मिक्स 4 P's। मार्केटिंग मिक्स क्या है? 4 P's। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्केटिंग मिक्स है 4 P's। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इन सब चीजों को देखा जाए तो मार्केटिंग मिक्स आता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका प्रोडक्ट है, फिर उसके प्राइस है, फिर वो कहां अवेलेबल है और फिर कैसे प्रमोट किया जा रहा है। तो शुरुआत में 4 P's की मार्केटिंग मिक्स बनाई गई, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हालांकि बाद में एडिशनल 3 P's और जोड़े गए उसमें, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें पूछ लिया जा सकता है 4 देके कि इनमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स नहीं है। फिर वर्ड आया मार्केटिंग प्लान। एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जो लगभग एनुअली बनाया जाता है कि कंपनी कैसे मार्केटिंग मिक्स का इस्तेमाल करेगी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, कहलाता है मार्केटिंग प्लान। जब मार्केटिंग प्लान को हम अप्लाई कर देते हैं, बाद में उसका ऑडिट किया जाता है, ये जानने के लिए कि कहां कौन सा पॉइंट कितना सक्सेसफुल रहा, कहलाता है मार्केटिंग ऑडिट। फिर वर्ड है मास मार्केटिंग। नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सारे लोगों को एक सा मैसेज देना, एक सा एडवर्टाइजमेंट भेजना, रेडियो पे, टेलीविजन पर, न्यूज़पेपर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर कौन है कौन नहीं है। जब हम सबके लिए मार्केटिंग शुरू कर देते हैं तो कहलाता है मास मार्केटिंग। जैसे कभी कभी बड़ी कंपनियां जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो टीवी में भी, न्यूज़पेपर में भी, होर्डिंग्स पे भी, बैनर्स में भी, सब जगह पर अपना एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, तो वो मास मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो बहुत से कंज्यूमर रिसीव करते हैं जब सेम मैसेज बिजनेस से या एनपीओ से, मास मीडिया के माध्यम से, जैसे टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके कंज्यूमर है भी कि नहीं, मास मार्केटिंग कहलाता है। फिर वर्ड आया वर्ड मर्जर। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, जैसे एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, दोनों ने मिलके एक्स और वाई की एग्जिस्टेंस खत्म कर दी और एक्स वाई कंपनी नहीं बन गई, तो हम कहते हैं मर्जर। एक्स कंपनी ने वाई को एक्वायर कर लिया, वाई की एग्जिस्टेंस खत्म होगी, खाली एक्स लिमिटेड बच गई, मर्जर। तो मर्जर को एक प्रोसेस कहते हैं जिसमें दो कंपनी मिलके और अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपेंड करती हैं, कहलाता है मर्जर। फिर वर्ड है मिशन। जो यूनिक पर्पस है किसी फर्म का, जो उसे बाकी फर्म से अलग दिखाता है, जो उसके स्कोप ऑफ ऑपरेशंस को शो करता है, मार्केट, कस्टमर, प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा को अलग शो करता है। ये शो करता है कि इसकी जो वैल्यूज है वे अलग है, प्रायोरिटीज अलग है, फर्म के काम करने का तरीका ही अलग है। तो ऐसे केस में वो कहलाता है उस फर्म का मिशन। तो यानी कि मिशन का मतलब हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक पर्पस जो उसका है और उसे अलग, कहलाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन। फिर वर्ड है नीश मार्केटिंग। जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं नीश, तो नीश का मतलब होता है अलग से विशेष वर्ग।
तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपैरेटिवली एक अपने छोटे मार्केट सेगमेंट के अंदर मार्केटिंग कर रहा होता है तो उसे नीश मार्केटिंग कहते हैं। तो नीश मार्केटिंग का मतलब एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन एक स्मॉल मार्केट सेगमेंट का। जब हम एक छोटे से हिस्से पर कंसंट्रेट कर रहे हो तो उसे नीश मार्केटिंग कहते हैं। नीश सेगमेंट सभी मार्केट्स में देखने को मिलता है। जैसे नूडल्स की मार्केट में हेल्थ कॉन्शियस नूडल्स एक नीश मार्केटिंग का एग्जांपल है, क्योंकि वो केवल उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो हेल्थ कॉन्शियस है। क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस आदमी नूडल्स तो खाएगा नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि हमारे नूडल्स आटा नूडल्स हैं और ये नुकसान नहीं देंगे हेल्थ को, आप इन्हें खा सकते हो। तो उस आदमी को भी वे नूडल्स बेच रहे हैं जो कि अदरवाइज नूडल्स का विरोध करता है। उसे बोलते हैं नीश मार्केटिंग। फिर वर्ड है अपॉर्चुनिटी, मौका। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर एक ऐसी सिचुएशन जो हमें हमारी स्ट्रेंथ को और मजबूत बनाने का फायदा दे रहा है, सेल्स को बढ़ाने का मौका दे रहा है, तो ऐसी परिस्थितियां कहलाती हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी अवेल करना ना करना ऑर्गेनाइजेशन की बात है। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब एक ऐसा मौका है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने हमें दिया है अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने का। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ऐसा फीचर जो हमारे लिए ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहा है जिसका हम लाभ ले सकें। जो बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने में वे फायदा ले लेते हैं और वे अपने ऑब्जेक्टिव्स में बेटर प्लेस हो पाते हैं। फिर वर्ड है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का तो मतलब यह है कि आप एक एक बंदे एक एक बायर को टारगेट करके उसे सामान बेचने का प्रयास कर रहे हो, उसे बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। जैसे पहले सेल्स बॉय सेल्स गर्ल्स आगे सामान बेचते थे। तो ओरल कम्युनिकेशन पोटेंशियल बायर के साथ इंटेंशन है कि सेल कर दे वो बंदा। पर्सनल सेलिंग फोकस करता है इनिशियली, क्योंकि व्यक्ति आया है बातचीत कर रहा है आपसे, तो एक कहीं ना कहीं काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, आप उसे टाल नहीं सकते। तो जब हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं सामान बेचने के लिए, सेल डील को क्लोज करने के लिए, तो उसे बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। फिर वर्ड है प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग एक प्राइसिंग की टेक्निक है, एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम शुरुआत में बहुत कम प्राइस कर देते हैं ताकि हमारे नए कोई कॉम्पिटिटर्स एंट्रेंट आ ही ना सके। इसे प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग कहते हैं। पहले ही इतना सस्ता बेचो कि उससे सस्ता कोई ला ही ना सके, तो ऐसे केस में कंपटीशन होएगा ही नहीं। तो प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम प्राइस लो सेट कर लेते हैं नए एंट्रेंट को डिस्करेज करने के लिए। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य नीति में भेदभाव। कई बार जो सेलर होते हैं वे इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ताकि जो कम पे खरीदने वाले लोग हैं वे कम पे खरीद लें, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, और जो ज्यादा पे खरीदने वाले हैं वे चाहे संख्या में कम क्यों ना हो, उनका प्राइस ज्यादा है। तो एक जगह क्वांटिटी गेन मिल जाएगा, एक जगह वॉल्यूम गेन मिल जाएगा, एक जगह प्राइस गेन मिल जाएगा। तो कुल मिला के जो फर्म का प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये मेथड जब वो अलग अलग प्राइस चार्ज करने का अपनाते हैं अलग अलग तरह की मार्केट्स में, कहलाती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और यहां प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है उसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब फर्म चार्ज करती है डिफरेंट प्राइस अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से एक तरह के गुड्स के लिए। जैसे कि बॉटल्ड प्राइस जो है वो शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल में महंगा मिलता है दुकानों के मुकाबले। वही पानी एयरपोर्ट पे मिलेगा 70 रुपए का और एयरपोर्ट से निकलते ही मिलेगा 20 रुपए का, क्योंकि कंपनी को पता है कि जो एयरपोर्ट पे आ रहा है, हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहा है, उसके पास पैसे हैं तो उससे ज्यादा ले लो, और जो सड़क पे ट्रेवल कर रहा है बस से ट्रेन से, उसके पास पैसे कम है तो उससे कम ले लो, उनकी मात्रा ज्यादा होती है। तो इस मेथड को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मेथड कहते हैं। फिर वर्ड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बात तो हमें पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ इकोनॉमिक्स में। जब हम रेस्पॉन्सिवनेस का मेजरमेंट करते हैं किसी क्वांटिटी डिमांडेड का उसके खुद के प्राइस में चेंज के कारण, तो कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस सेंसिटिविटी,
जब कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जिसके प्राइस में चेंज से कस्टमर उसकी डिमांड को बढ़ाता घटाता हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो प्राइस सेंसिटिव गुड्स हैं। तो प्राइस सेंसिटिविटी एक तरह से इफेक्ट है प्राइस के चेंज का कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर, कहलाता है प्राइस सेंसिटिविटी। फिर वर्ड है प्राइस स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है मलाई उतार लेना। तो कुछ कंपनी ऐसी होती हैं, वे नए नए प्रोडक्ट लाती हैं, जब उनका प्रोडक्ट बिल्कुल नया होता है तो ऐसे केस में वे उसे बहुत महंगा बेचते हैं, फिर थोड़े दिन में उन्हें देख के बाकी कंपनियां उन्हें कॉपी कर लेती हैं, लेकिन तब तक वो मलाई उतार चुका होता है। फिर जितने प्राइस का सब बेचते हैं वो भी उतने प्राइस का बेचता रहता है, लेकिन शुरुआत में बहुत ज्यादा दुगने तिगने दामों पर बेचकर वो उसकी जो असली प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो इस्तेमाल कर चुका। इसी पॉलिसी को प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी कहते हैं। जो इनोवेटिव कंपनियां हैं जैसे एप्पल, वो इस तरह की पॉलिसी को अपनाते हैं। तो प्राइस स्कीमिंग में हम चार्ज करते हैं रिलेटिवली हाई प्राइस शुरुआत में कुछ समय के लिए, जब नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आता है, इंप्रूव्ड प्रोडक्ट आता है मार्केट में। फिर वर्ड है गुड्स के प्राइस। जब हम वर्ड गुड्स के प्राइस के इस्तेमाल करते हैं तो ये एक तरह से प्रोडक्ट की वैल्यू की कंसीडरेशन ही तो है जो कंज्यूमर सेलर को पे करता है। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं कि ये एक फाइनेंशियल एक्सप्रेशन है जो गुड्स की वैल्यू को दर्शाता है। पब्लिसिटी, प्रमोशनल एक्टिविटी जो डिजाइन की गई है जिसका उद्देश्य बिजनेस और उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, लेकिन इसमें जब हम मीडिया से कवरेज लेते हैं तो उसको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते। डायरेक्ट यदि हम स्पेस और टाइम के लिए पैसा देकर अपने प्रोडक्ट को जो है शो करते हैं कंज्यूमर्स को, तो उसे तो एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। लेकिन यदि हमने किसी का प्रोग्राम स्पॉन्सर कर दिया और न्यूज में हमारी बात आई कि इन्होंने कंपनी ने इसका प्रोग्राम स्पॉन्सर करा था, तो उसे हम बोलते हैं पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी के लिए हमें डायरेक्ट खर्चा नहीं करना पड़ता टाइम और स्पेस का। फिर वर्ड है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब उस किसी एक्टिविटी से है जो इसलिए बनाई गई है ताकि सेल्स और सर्विसेज को बढ़ावा मिले। अब एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हुए, पीआर एक्टिविटीज को इंक्रीज करना हुआ, फ्री सैंपल बांटने हुए, डेमोन्स्ट्रेशन एग्जीबिशंस हुए, कॉम्पिटिशंस रखवाए, प्राइजेस रखवाए, थोड़ी देर के लिए डिस्काउंट दे दिया, थोड़े समय के लिए डोर टू डोर कॉलिंग कराई, टेलीफोन सेलिंग कराई, पर्सनल लेटर्स भेजे, ये सब सेल्स प्रमोशन के ही तो तरीके हैं। तो सेल्स प्रमोशन का मतलब किसी ऐसी एक्टिविटीज है जो डिजाइन की गई है बूस्ट करने के लिए प्रोडक्ट की सेल्स को। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर पूरे करने होते हैं हमें, एनुअल, जैसे कि एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। यूजुअली एक साल वाले तक के ऑब्जेक्टिव्स एनुअल ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। ये कोइंसाइड करते हैं वैसे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ, और ये इंडिकेट करते हैं स्पीड जिससे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रेस कराना चाहता है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के छोटे पार्ट जिन्हें अचीव करके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे कहलाते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। फिर वर्ड इस्तेमाल हुआ स्टेक होल्डर। हर व्यक्ति जो संबंधित है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन से, जिसका हित जुड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन से, कहलाता है स्टेक होल्डर। तो पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्संस या कोई भी बिजनेस जिसका कंपनी के ऑपरेशन से रिलेशन है वो स्टेक होल्डर है। फिर वर्ड इस्तेमाल हुआ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की स्किल है, उसके पास कोई रिसोर्स है या ऐसा कोई एडवांटेज है जो कि बाकी फर्मों के मुकाबले उसे उसके कॉम्पिटिटर्स पर एडिड एडवांटेज देता है मार्केट प्लेस में, और कस्टमर्स की आवश्यकताएं भी उससे पूरी हो रही होती हैं। उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ। तो एक स्किल, एक रिसोर्स, एक अदर एडवांटेज जो फर्म को रिलेटिवली उसके कॉम्पिटिटर पर एडिड एडवांटेज देता है कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा रखते हुए, कहलाता है स्ट्रेंथ। टारगेट मार्केटिंग, नाम से ही पता चल रहा है, विशेष कैरेक्टरिस्टिक वाले कंज्यूमर्स को अप्रोच करना, उन्हें टारगेट करके मार्केटिंग करना टारगेट मार्केटिंग कहलाता है। तो टारगेट मार्केटिंग वर्ड का इस्तेमाल
रीच आउट करते हैं जब हम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को जो शेयर कर रहे होते हैं कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और वे लोग उस तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, उसे हम कहते हैं टारगेट मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग। जैसे आपके पास कई बार फोन कॉल आती होंगी कि हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं क्या? तो जब इंडिविजुअल्स को टेलीफोन कराकर हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं तो उसे बोलते हैं टेली मार्केटिंग। और टेस्ट मार्केटिंग, टेस्ट मार्केटिंग तब होती है जब नया प्रोडक्ट टेस्ट होता है सैंपल भेजकर कस्टमर्स को। इस तरह के सैंपल एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में बांटे जाते हैं ताकि ये पता चल जाए कि हमारे प्रोडक्ट को लेकर कंज्यूमर्स का विचार क्या है। जैसे कोई पर्टिकुलर तरह की टॉपिक किसी पर्टिकुलर तरह के स्कूल में भिजवाकर बच्चों से उसका फीडबैक ले लिया, तो वो टेस्ट मार्केटिंग कहलाता है। फिर वर्ड है थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है किसी चीज से खतरा। तो थ्रेट कोई भी एस्पेक्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में बाधा डाल सकता है। वैसे तो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि थ्रेट क्या चीज है, लेकिन कई बार जो चीज एक बिजनेस के लिए थ्रेट है दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी है। यानी कि जो कंडीशन बदली है, हो सकता है एक को लाभ दे रही हो तो एक को नुकसान पहुंचा सकती हो। तो इसीलिए थ्रेट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, एक बिजनेस के लिए थ्रेट दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। फिर वर्ड है यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का मतलब यह है आपके अंदर की विशेषता, जो चीज आपके अंदर है, जो कस्टमर आपकी पहचानता है, विशेष है आपके अंदर और दूसरा उस प्रोडक्ट के अंदर वो मिलती नहीं है, उसे बोलते हैं यूएसपी। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन वो कस्टमर बेनिफिट है जो एक कंपनी दे रही है पर कोई और प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा होता, उसे बोलते हैं यूएसपी। फिर एक वर्ड है वीकनेस। एक तरह से लिमिटेशन, रिसोर्स की कमी, कैपेबिलिटी की कमी, जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को पछाड़े, जो उसे नुकसान पहुंचाए, ऐसी जो कमी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की वो कहलाती है लिमिटेशन। ये सारी की सारी जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी, ये मार्केटिंग से संबंधित टर्मिनोलॉजी थी। अब बैंकिंग से संबंधित टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं, जो वर्ड्स बैंकिंग में इस्तेमाल होते हैं। जैसे वर्ड है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब हम लोगों ने, याद करो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में समझ रखा है। एक्सेप्टेंस का मतलब एक तरह से साइन करके अंडरटेकिंग दे देना कि हाँ मैं अपनी लायबिलिटी को स्वीकारता हूं, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस। ये एक तरह का साइंड इंस्ट्रूमेंट है जो इस बात को एक्नॉलेज करता है और इंडिकेट करता है कि मैं सारी शर्तों से बाउंड मानने के लिए तैयार हूं एग्रीमेंट में बैंकर के बिहाफ पर। वैसे एक्सेप्टेंस बहुत वाइड टर्म है और इसका कई तरह से फाइनेंशियल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स में अलग अलग जगह से इस्तेमाल हो जाता है। तो वैसे एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकारना, सहमति दे देना। एक्सेप्टिंग हाउस। एक्सेप्टिंग हाउस एक बैंकिंग या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एक्सेप्टेंस में या बिल ऑफ एक्सचेंज की गारंटी देने में स्पेशलाइज्ड है। जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड है इन दो प्रोमिनेंट कामों में और वो फैसिलिटेट करती है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और मर्चेंट बैंकिंग का काम भी कराती है, वो एक्सेप्टिंग हाउस कहलाता है। अकाउंट बैलेंस, आपके अकाउंट में कितना नेट बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट, कहलाता है अकाउंट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है मतलब आपके पैसे जमा है, डेबिट बैलेंस है इसका मतलब आपके पैसे ड्यू हैं। ओवरड्राफ्ट का डेबिट बैलेंस होगा और यदि आपके पास कैश पड़ा है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। एक्रूड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपको अक्रू हो चुका चाहे अभी मिला ना हो, कहलाता है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट होता है जो एक्यूमुलेट हो चुका है इन्वेस्टमेंट पर, हालांकि अभी पे नहीं हुआ। कई बार जो अक्रूड इंटरेस्ट है उसे हम रिसीवेबल इंटरेस्ट भी कहते हैं, रिसीवेबल ना कि रिसीव्ड।
कुछ बैंकिंग बुक्स में प्रीफर करते हैं ऐसे इंटरेस्ट को अर्न बट नॉट पेड, उसे बोला जाता है अर्न इंटरेस्ट बट नॉट पेड इंटरेस्ट। फिर वर्ड आता है एडमिनिस्टर्ड रेट्स। एडमिनिस्टर्ड रेट्स वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जिसे कॉन्ट्रेक्चुअली लेंडर चेंज कर सकता है। कुछ केसेस में रेट को चेंज डिपॉजिटर और पेई भी कर सकता है। लॉज और प्रोविजंस होते हैं मॉनिटर करने के लिए जो एडमिनिस्टर्ड रेट्स का कॉन्सेप्ट है, और वो हर जुरिस्डिक्शन के लिए अलग अलग है। तो एडमिनिस्टर्ड रेट बेसिकली जिस पर किसी का कंट्रोल है, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअली चेंज कर सकता है लेंडर कहलाते हैं एडमिनिस्टर्ड रेट। फिर वर्ड है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट।